यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले अंग्रेजों के शासन में भारत में लाने का प्रयास किया गया और संविधान बनाते हुए ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है, लेकिन इसे अभी के लिए वॉलंटरी रहना चाहिए। असल में ये कानूनों का एक समूह जैसा है और हमेशा से ही इसे एक एजेंडा बनाती रही। इसका जो मेन काम है वो है अभी के जो सभी धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून हैं उनको हटाना और सबके लिए एक ही कानून के तहत ये सभी कार्य करना या होना। देखो, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं वो पूरी मीडिया की हाईलाइट बन जाता है, चाहे वो यही क्यों ना हो कि मोदी जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। और वैसे भी अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि खुद मोदी जी को मीडिया में हमेशा बने रहने में मजा आने लगा है। लेकिन इस बार मोदी जी ने कुछ ऐसा बोला है जिसे लेकर पूरा विपक्ष परेशान और एक्टिव हो गया है। हाल ही में भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और वो जिक्र करते ही पूरे देश में अचानक से इस मुद्दे में गर्मी दिखाई देने लगी है। पहले आप वो वीडियो देख लो जिसमें मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? अब आपने मोदी जी से सुन तो लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, पर इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। और हकीकत भी यही है कि इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इससे जुड़ी हुई हर बारीक जानकारी को देखेंगे और बाद में इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि विपक्ष जो इसको बता रहा है कि ये आपके अधिकार खा जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले अभी के लिए इसको मोटा मोटा देख लेते हैं कि ये है क्या। असल में ये कानूनों का एक समूह जैसा है जो देश के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, माता पिता की विरासत और उत्तराधिकार जैसे कई पर्सनल मामलों को कंट्रोल करता है। इसका जो मेन काम है वो है अभी के जो सभी धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून हैं उनको हटाना और सबके लिए एक ही कानून के तहत ये सभी कार्य करना या होना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, लेकिन इसको और गहराई में समझने के लिए हमें इससे जुड़े सभी तथ्य जानने पड़ेंगे और उसके लिए हमें इसका इतिहास भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके इतिहास को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले अंग्रेजों के शासन में भारत में लाने का प्रयास किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिफॉर्म करने पर जोर दिया गया था और विशेष रूप से ये सिफारिश की गई थी कि इस कोडिफिकेशन से हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को दूर रखा जाए। इसके बाद 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया जिसका काम था आम हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्नों की जांच करना। इस समिति ने बाद में शास्त्रों के अनुसार एक कोडिफाइड कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देगा। इसके बाद 1937 के अधिनियम की जांच की गई और हिंदुओं के लिए शादी और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता की सिफारिश की गई थी। इसके बाद भारत आजाद हुआ और उसका खुद का संविधान लागू हुआ और संविधान बनाते हुए ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है, लेकिन इसे अभी के लिए वॉलंटरी रहना चाहिए और इसे संविधान में ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और UCC को सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद इसको संविधान के ड्राफ्ट के आर्टिकल 35 को भारत के संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 के रूप में DPSP के एक पार्ट के रूप में जोड़ा गया था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को गारंटी देता है। यानी ये कोड संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब देखो, ये मुद्दा लगभग एक सदी से भी ज्यादा टाइम तक भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल नैरेटिव और बहस का हिस्सा रहा है
और भाजपा हमेशा से ही इसे एक एजेंडा बनाती रही है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी भी भाजपा ही थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। अभी मोदी जी के दिए हुए लेटेस्ट भाषण से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा अब इसको संसद में पेश करने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है कि संसद के दोनों सदनों में भाजपा पूरे बहुमत के साथ बैठी है। मतलब अगर ये बिल संसद में आया तो कानून तो बन ही जाएगा, लेकिन समझना इस बात का है कि इसके लागू होने से क्या क्या चीजें बदल जाएंगी और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष इसको ना लाने की मांग कर रहा है या जनता को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताने पर जोर दे रहा है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह के 3 ट्वीट्स हैं। इनमें वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यूसीसी न केवल मुस्लिमों को प्रभावित करेगा बल्कि दूसरे सभी धर्मों को, यहाँ तक कि आदिवासी लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके कानून बन जाने से ऐसा क्या हो जाएगा कि इतना शोर मच रहा है। इसके लागू होने के बाद होने वाले इफेक्ट्स को समझने के लिए एक और चीज समझ लेते हैं और वो है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ वो कानून है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उनके धर्म, जाति, फेथ, बिलीफ और उनके रीति रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे हिंदू लोग अपने शादी, बच्चा गोद लेना, पिता का ऋण, फैमिली प्रॉपर्टी, दान और इस तरह के कई और चीजें अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से करते हैं और मुस्लिम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से करते हैं, यानी कुरान के हिसाब से। और इससे ऐसा लगता है कि सबने अपने अपने अलग कानून बना रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुस्लिमों में 4 शादियां करने की इजाजत है। अब वो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ कहता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बस यही चीजें हैं जो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। यानी अभी तक जो काम अपने कानून के मुताबिक होते आए हैं, इसके आने के बाद वो सारे काम एक कानून और सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। लागू होने के बाद ये कानून हिंदू कोर्ट बिल और शरीयत कानून को एक तरह से खत्म कर देगा। इसी कड़ी में शाहबानो मामले में अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 44 एक मृत पत्र यानी डेड लेटर बनकर रह गया है और कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। इसमें कहा गया था कि लेजिस्लेचर को देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है। यदि संविधान का कोई अर्थ रखना है तो एक शुरुआत करनी होगी। 2017 में शायरा बानो के केस में जब 3 तलाक को खत्म किया गया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। अब सबसे लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि इसके लागू होने के बाद किन किन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी या आनी चाहिए, और जो दिक्कत आएगी वो सही है या गलत। तो सबसे पहले तो उन लोगों को दिक्कत आएगी जो इस सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी समझते हैं और संपत्ति पर सिर्फ बेटों का ही अधिकार समझते हैं, क्योंकि इसके आने के बाद सभी धर्मों में पिता की संपत्ति में बेटी का भी पूरा अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा शादी के बाद तलाक देने की प्रक्रिया भी एक कानूनी प्रक्रिया बन जाएगी, जो कि अभी अपने अपने धर्म के हिसाब से होती आई है। उदाहरण के लिए 3 तलाक के खत्म होने से पहले मुस्लिम मर्द अपनी पत्नी को सिर्फ तलाक बोलकर ही तलाक दे सकते थे और इसी तरह की प्रैक्टिस दूसरे धर्मों में भी है जो इसके बाद खत्म हो जाएंगी। इसके बाद खास मुस्लिमों के मुद्दे पर जिनको इस कानून के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसके आने के बाद आपके साथ बुरा होगा, और सच्चाई तो ये है कि इसके बाद मुस्लिमों के साथ बुरा होगा भी, लेकिन सिर्फ मर्दों के साथ, क्योंकि इसके बाद वो अपनी पत्नी को सिर्फ तलाक 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 बोलकर अपने से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद मुस्लिम मर्दों को अगर अपनी पत्नी से तलाक लेना है तो कानून के दायरे में ही लेना होगा, और तलाक होने के बाद उनको एक गुजारा भत्ता भी देना होगा जो अभी तक उनके पर्सनल लॉ में नहीं है। और तो और मुस्लिम लड़कियों का अपने पिता की संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार होगा जो अभी तक नहीं है। इसके बाद उन्हें तलाक के बाद होने वाली हलाला जैसी एक बेहुदा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, और इसके आने के बाद कोई भी मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी बच्चा गोद ले सकती है, जो अभी तक इनके यहाँ नहीं होता है। इसके लागू होने के बाद किसी भी धर्म के लड़के और लड़कियों के लिए शादी की एक उम्र निर्धारित कर दी जाएगी और सभी धर्मों को उसे मानना ही पड़ेगा, और ऐसा इसलिए ताकि लड़कियां भी बिना शादी के दबाव के अपनी पढ़ाई कर सके। इसके जल्दी से जल्दी लागू करने के पीछे एक और कारण है, और वो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत
सिर्फ मुस्लिमों के सिविल केसेस पर लागू होता है। अगर मुस्लिमों को अपने शरीयत कानून पर इतना ही भरोसा है तो वो शरीयत कानून क्रिमिनल केसेस पर भी लागू होना चाहिए, जहां चोरी करने पर हाथ काटना और हत्या करने पर सरेआम गर्दन काटने जैसे कानून शामिल हैं। लेकिन शरीयत को वहां फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ ऐसी जगह फॉलो करते हैं जहां महिलाओं का दमन और मर्दों को महिलाओं के ऊपर असीमित अधिकार मिले। देखिए, मेरा और शायद जिनको लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको इस कानून का समर्थन करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और अपनी थोड़ी सी डिटेल्स फिल करके इस बिल का समर्थन करना है, क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बिल के ऊपर देशवासियों की राय मांग रही है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं।